नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से हमने पूरे पाठ्यक्रम का सुनिश्चित रिवीजन कराया है। यहाँ पर आपको टॉपिक और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन कराया जा रहा है। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की। 4000 प्रश्नों का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा जिसमें कि 3000 प्रश्न होंगे और ये प्रश्न आपके बाइलिंगुअल क्वेश्चंस में होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो टेस्ट लिखकर इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड किन्स, एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन समग्र मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पर, समग्र पूर्ति पर, इफेक्टिव डिमांड पर, प्रभावी मांग पर या फिर ब्याज की दर पर। तो ए बी सी डी में से जो आपका सही उत्तर है वो है किस पर? प्रभावी मांग पर, इफेक्टिव डिमांड पर। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अब क्लास यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, तो हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रोडक्ट की, उस गुड की सप्लाई बढ़ाने का मतलब क्या है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का मतलब क्या है? हम मैन पावर की हमें ज्यादा जरूरत होगी, लोगों की जरूरत ज्यादा होगी। मैन पावर की ज्यादा जरूरत मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट आपके बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मनी आएगी। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे, पैसे को खर्च करेंगे और डिमांड करेंगे। तो ये पूरी एक साइकिल बन रही है। इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड इन मार्केट, इन प्रोडक्शन इंक्रीजेस टू इंक्रीज द सप्लाई, जो मैंने आपको बताया है। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, फिर इनहांस टोटल स्पेंडिंग। तो ये पूरी एक साइकिल बन रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर हो गया क्लास? अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप अपने मेंस में भी जब आप मेंस लिखेंगे ना तो इस तरीके के फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। और आने वाले क्लासेस में जब मेंस को कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी कि किस तरीके से आप अपने आंसर को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। मैं उस समय हर स्टूडेंट से एक ही बात कहती हूँ मेंस के आंसर के लिए कि आपको अपना आंसर एकदम, मतलब ये नहीं कि फुल मार्क्स आपको मिल जाए, नहीं मिलेंगे। बस दूसरों के कंपैरिजन में आपको हर क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 नंबर ज्यादा पाना है, प्लस पाना है। तो इस तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि आप 10 प्रश्नों में भी 1 नंबर ज्यादा पा रहे हैं तो मतलब आप 10 नंबर ज्यादा पा रहे हैं। अगर आप हर प्रश्नों में 2 नंबर दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा पा रहे तो मतलब आप 20 नंबर ज्यादा पा रहे हैं। अब आप सोच लो, अगर आप इतने 10 या 20 नंबर हर पेपर में ज्यादा पा रहे हैं तो आपका तो कितना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दूसरों के कंपैरिजन में, ये मार्जिन क्रिएट हो जाएगी। और ये 1 नंबर 2 नंबर का जो डिफरेंस है ना, वो इन फ्लो चार्ट से, एक अच्छे एग्जाम्पल से, करंट अफेयर के कुछ नए टॉपिक से, एक्ट से मिलता है। ठीक है, वो हम मेंस में डिस्कस जरूर करेंगे आपसे। तो यहाँ पर ये चीज आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा क्लास। अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए। आप लोग खुद समझदार हैं, आपको पता है कि अगर प्रश्न बड़ा है, मैम जल्दी पढ़ रही हैं, तो हम वीडियो को पॉज करके 2 मिनट पढ़ लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके प्रश्न पढ़ लीजिए, मैं आपको उत्तर बताऊंगी। जीआई टैग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का इस्तेमाल ऐसे उत्पादकों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, मतलब स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होती है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 20 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त होता है। थर्ड दिया गया है, वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारत का उत्पाद था।
अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्लास मैं आपको बता दूं, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है, इट इज यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 20 सालों के लिए नहीं, वो 10 सालों के लिए होता है। इस वजह से आपका सेकंड गलत हो गया। अब अगर आप यहां से सेकंड को एलिमिनेट करेंगे ना, तब भी आप सीधे आंसर पे आ जाएंगे, सी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो दिया गया है, 2004 में दार्जिलिंग टी को पहला जीआई टैग मिला था। भारत का पहला प्रोडक्ट ऐसा था जिसे कि जीआई टैग मिला था। ये चीज याद रखिएगा, सी आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी। ये आपका यूपीएससी का प्रश्न है। इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि पीसीएस भी अब यूपीएससी की कुछ प्रश्नों को रिपीट कर देता है कभी कभी। तो हो सकता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन से आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ ले। इंडिया इनैक्टेड दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंपाइल विद द ऑब्लिगेशन टू, ठीक है, ILO, IMF, UNCAD, WTO। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। अब क्लास देखिए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है, किस संगठन से रिलेटेड है ये, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम याद रखेंगे। आपने देखा ना यूपीएससी में प्रश्न बना था, आपके पीसीएस में भी बन सकता है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, जो जीआई टैग है वो किस एक्ट के थ्रू मिलता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये ईयर याद रखिएगा। तीसरी चीज आप याद रखेंगे, ये भारत में लागू कब से हुआ, 2003 में लागू हुआ। और सबसे पहले अभी हमने डिस्कस किया किस प्रोडक्ट को मिला है, 2004 में दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग भारत में मिला है। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इतनी चीजें जो जीआई टैग से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, WTO याद रखेंगे, 1999 याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला दार्जिलिंग टी को मिला है, 10 वर्षों का पंजीकरण होता है, याद रखिएगा ये सब चीजें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूपी में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। एक बार यहाँ पर देखिए क्लास, उत्तर प्रदेश में किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गोरखपुर का जो टेराकोटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोरखपुर का टेराकोटा जो मिट्टी का इस तरीके से बना रहता है, खूब सुंदर सुंदर मिलता है गोरखपुर में। दीपावली के समय तो बहुत ही सुंदर सुंदर मिलता है, दिए मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, सीनरीज मिलती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा गोरखपुर का टेराकोटा। लखनऊ का चिकनकारी, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े। आप लोग बताइएगा जरूर आप गोरखपुर से हैं, लखनऊ से हैं, कि मतलब कहाँ से है। लखनऊ का जरदोसी, देखिए इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की होती है, बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर मैंने इसको आपको पिक्चर्स के फॉर्म में मैं जानबूझ के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे। अब देखो सहारनपुर का वुडन हैंडीक्राफ्ट मिलता है। ये देखिए यहाँ पर वुडन हैंडीक्राफ्ट ये बना रहे हैं, बहुत प्यारा लगता है ये भी। बनारस का गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, बहुत प्यारा, लड़कियों को तो बहुत ही पसंद आएगी। चिकनकारी याद रहेगा, मीनाकारी याद रहेगा सबको, ठीक है। यहाँ पर देखिए चुनार बलुआ पत्थर, चुनार का बलुआ पत्थर आपका फेमस है, ठीक है। ये देखिए चुनार बलुआ पत्थर इज द सेकेंड जीआई रजिस्टर्ड अंडर द नेचुरल गुड कैटेगरी इन द कंट्री। फिर गाजीपुर की वॉल हैंगिंग, कितनी प्यारी वॉल हैंगिंग है यहाँ पर देखिए। फिर इसके बाद हम देखिए भदोई की बात करेंगे तो भदोई का कारपेट, बहुत सुंदर सुंदर कारपेट मिलता है। यहाँ पर जब मिर्जापुर की बात करेंगे तो मिर्जापुर की दरी, ठीक है, दिख रहा है। बनारस का सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, ये देखिए कितना प्यारा है, ठीक है। रामनगर है बनारस के पास, तो वहीं पर उधर का यहाँ पर सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क बहुत फेमस है। बनारस का जो वुड का टॉयज बना रहता है, कितना सुंदर है, वुडन टॉयज। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो, वुडन टॉयज को अब अडॉप्ट करो ना। मैंगो कहाँ का, मलिहाबाद का, बहुत अच्छा, दशहरी आम बड़े बड़े होते हैं। फिर उसके बाद मेरठ की कैची, याद रखिएगा क्लास। बनारस का क्राफ्ट, ये रिपोर्स क्राफ्ट कहलाता है, ये भी बहुत सुंदर, देखिए यहाँ पर है ना बना हुआ है।
काशीपुरा एरिया में ये लोग वहां के जो है आर्टिशन वो बनाते हैं। फिर यहां पर देखिए बनारस की ग्लास बीड, याद रखिएगा। आगे बढ़े, यहाँ पे बनारस ब्रोकेट साड़ियां, देखिए कितनी सुंदर है, ब्रोकेट का वर्क कितना अच्छा है। तो ये कुछ हमने जीआई प्रोडक्ट्स देखे जो कि यूपी के हैं। अगर आप चाहें तो आप भी गूगल पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जैसे जीआई टैग से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी। अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो आप कर लेंगे। अब एक काम और करिएगा, क्लास करंट में आप जरूर देखिएगा कि अभी रिसेंटली किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के लिए वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तारापुर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो देख लीजिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र से, पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन नियता से, विदेश मुद्रा बाजार से, भारतीय अर्थव्यवस्था पर तेल की कीमतों के प्रभाव से। तो तारापुर कमेटी आपकी किससे रिलेटेड है? ABCD से। तो बताइए, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तन नियता, फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में, जैसे हम अगर इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने की बात करें डॉलर में या डॉलर को इंडियन रुपीस में, उसकी बात हो रही कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ और कमिटीज को हम देख लेते हैं, जैसे राज समिति जो है वो कृषि जोतकर से रिलेटेड है, भगवती समिति जो है वो बेरोजगारी से रिलेटेड है, दंतेवाला समिति जो है वो बेरोजगारी से रिलेटेड है, गायपोरिया कमिटी बैंक रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग सेवा सुधार से, मालेगांव समिति जो है वो प्राथमिक पूंजी बाजार से रिलेटेड है, फिर राकेश मोहन समिति आधारिक संरचना वित्तीयन से, फिर डीके गुप्ता समिति जो है वो दूर संचार विभाग की से रिलेटेड है, फिर सुंदर राजन समिति खनिज तेल सुधार से, और पीसी अलेक्जेंडर समिति जो है वो आयात निर्यात नीतियों का उदारीकरण से। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास। मैं हमेशा कहती हूँ कि कमिटीज जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बेरोजगारी से रिलेटेड कौन सी कमिटी, आप बताएंगे भगवती कमिटी, बलवंत राय मेहता कमिटी किससे रिलेटेड है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, अशोक मेहता किससे रिलेटेड है। लेकिन जब आप मेंस में आंसर लिखते हो ना, और आप इन कमिटीज के बारे में लिखते हो कि इन कमिटीज ने, जैसे अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की, तो आपका आंसर और इफेक्टिव हो जाता है। तो कमिटीज आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर देखिए, भंडारी समिति की बात करेंगे तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संचालन से रिलेटेड है। अब आबिद हुसैन की बात करेंगे तो ये आपके छोटे पैमाने के उद्योगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पे की जाती है। KR वेणुगोपाल की बात करेंगे तो सार्वजनिक वित्त प्रणाली के तहत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण से रिलेटेड है ये, ठीक है। MG जोशी दूर संचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी दिशा निर्देशन से रिलेटेड है। नीरज कुमार गुप्ता समिति कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने से रिलेटेड है। नरसिम्हन समिति कई बार पूछा है, बैंकिंग सुधारों से रिलेटेड है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास, आराम से पढ़िएगा। फिर यहाँ पे देखिए, राज चिलैया समिति की बात करेंगे तो ये कर सुधार से रिलेटेड है। सत्यम समिति वस्त्र नीति से रिलेटेड है, ठीक है। AC शाह मेहता कमेटी जो है वो NBFC से रिलेटेड है। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाले से रिलेटेड है। तेंदुलकर समिति हमने कई बार डिस्कस किया, पॉवर्टी से रिलेटेड है, निर्धनता से रिलेटेड है। हजारी समिति औद्योगिक नीति से रिलेटेड है। केलकर समिति जो है पिछड़ी जातियों पर से रिलेटेड है। खुसरो समिति जो है वो कृषि ऋण से रिलेटेड है। और राजेंद्र सच्चर कमेटी जो है वो MRPT से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप इन सबको पढ़िएगा जरूर, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चौथे प्रश्न को देखते हैं क्लास। चौथा प्रश्न जो है वो काफी बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो इसका पॉज करिए और आराम से प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन की बात की गई है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1985 में और अप्रैल 1986 से इसने अपना काम शुरू किया। दूसरा आपको दिया गया, ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्रित किए
गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार में सही दामों पे बिकवाने की व्यवस्था करना है। ये एकदम सही है, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं, जो सामानों को कलेक्ट करते हैं या उनके द्वारा कोई चीज बनी है तो उनको मार्केट में बेचना और उनको सही दाम दिलवाना। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट और मोटे अनाजों, दालों और तिलहन की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंडे के रूप में काम करता है। ये भी सही है। ठीक है, सॉरी, एजेंट के रूप में काम करता है। हाँ, जो ट्राइफेड है वो आपके एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए एकदम सही है। ट्राइफेड का प्रधान कार्यालय जो है वो दिल्ली में है और प्रधान कार्यालय के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पे 13 क्षेत्रीय कार्यालयों का नेटवर्क भी है ट्राइफेड का। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर गलत क्या है वो ये है, ट्राइफेड की जब हम बात कर रहे हैं क्लास, तो ये जो संस्था है इसको स्थापित किया गया था 1987 में। ठीक है, और जबकि इसने अपना कार्य प्रारंभ किया 1988 में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। अब ट्राइफेड के बारे में भी आप अपने मेंस के आंसर्स में लिख सकते हैं। अगर ट्राइबल से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइफेड एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं उनको मतलब एक अच्छा रोजगार प्रोवाइड कर रही है, इसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच पा रहे हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 5वें आंसर को अब हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। परीक्षा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि कई बार पूछा गया हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को। अगर आपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन को देखा होगा तो चलिए बताइए, जब हम बात कर रहे हैं बाल्को की, तो बाल्को जो है वो कहाँ पर है? बाल्को बताइए। मतलब यहाँ पर हीराकुंड दिया है, कोरबा दिया है, कोरापुट दिया है, रेणुकूट दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या है? जो बाल्को है वो कोरबा में है। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए का 2 2 जगह दिया गया है। हिंडाल्को की बात करेंगे, हिंडाल्को रेणुकूट में है। ठीक है, जो रेणु है, रेणु वो बहुत हिलती है। ठीक है, हिंद या उसकी हिंदी कमजोर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसकी हिंदी कमजोर है रेणु की, तो हिंडाल्को। ठीक है, और देखो कोरा तो है, वो गोरा तो है लेकिन उसके बाल नहीं है। कोरा है, गोरा है लेकिन उसके बाल नहीं है, तो कोरबा में बाल्को है। रेणु जो है वो उस अच्छी तो है लेकिन उसकी हिंदी कमजोर है, तो यहाँ पर बी का 4th हो गया। इस तरीके से आपको याद रहेगा। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर हीराकुंड में हो जाएगा और नालको आपका कहाँ पर हो जाएगा? नालको कोरापुट में, उड़ीसा में। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बाल्को की बात करेंगे तो कोरबा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये किसकी सहायता से बना था? सोवियत संघ के सहयोग से बना था। ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हिंडाल्को किसकी हिंदी कमजोर है? रेणु की, तो रेणुकूट में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ये किसकी सहायता से बना था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के सहयोग से। नालको की बात हम करेंगे तो ये कोरापुट में है, उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका, ठीक है, फिर आपका इंडाल्को बचा, जिसको कि अभी हमने देखा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इंडाल्को। यहाँ पर इसके 2 इकाई है, आपके 2 यूनिट्स है। एक हीराकुंड उड़ीसा में है और दूसरा अलुपुरम केरल में है। तो ये भी याद रखिएगा। ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? कनाडा के सहयोग से। क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, 6वां प्रश्न। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? डायरेक्ट प्रश्न है, बताइए। ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है टेंगे। ठीक है, सी सही है। अब कजाकिस्तान को अगर आप देखिए, इधर आपको कजाकिस्तान दिख रहा है, इधर रशिया दिख रहा है, इसकी राजधानी आपको अस्ताना दिख रही है। इधर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैस्पियन सी। परीक्षा में पूछा जा सकता है कैस्पियन सी को कौन कौन से कंट्रीज आपकी सराउंड करती हैं, तो आप तारीख से याद रखेंगे। ठीक है, तारीख और इधर आप टी बर्गर याद रखेंगे। याद रहेगा क्लास? अब मैं बताती हूँ। देखिए,
तारिक की जब हम बात करेंगे तो आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया टी से, ठीक है। अजरबैजान हो गया ए से, आर से रशिया हो गया, आई से ईरान हो गया, ठीक है, और के से कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, हो गया क्लास। तो आप क्या बताएंगे, टी से तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान याद रहेगा आपको, ठीक है। फिर ए से अजरबैजान आपको याद रहेगा, आर से रशिया याद रहेगा, आई से ईरान याद रहेगा और के से कजाकिस्तान। तो तारिक करके आप कैस्पियन सी को याद रख सकते हैं। टी बर्गर से आपको टी से टर्की याद रखना है, ठीक है। बी से आप क्या याद रखेंगे, बुल्गारिया याद रखेंगे, फिर यूक्रेन याद रखेंगे, रशिया याद रखेंगे, ठीक है। जीई से आप जॉर्जिया याद रखेंगे, क्लास बताइए। और यहां पर आप आर से रोमानिया, तो यहां पर देख लीजिए, ये हो गया टी, ठीक है, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, बुल्गारिया हो गया और रोमानिया हो गया। याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 7वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा दिया गया, या केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, या केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है, या किसी देश के केंद्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? तो आईएमएफ की जब हम बात करेंगे तो ये केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। इट प्रोवाइड लोन ओनली टू द मेंबर कंट्रीज। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वां प्रश्न। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, या किसका कथन है? डायरेक्ट प्रश्न है, आसान प्रश्न है। रॉबिन्स, जीएस मिल, एडम स्मिथ या कीनेस। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए बी सी डी में से यहाँ पर सही उत्तर है आपका सी, एडम स्मिथ ने कहा है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यहाँ पर देख लीजिए, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आप देख लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। ये चीज आप याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है पूछ ले, ठीक है। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसके द्वारा लिखी गई है? लॉर्ड रॉबिन्स द्वारा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसके द्वारा लिखी गई है? लॉर्ड मार्शल द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। और साइंस ऑफ ग्रोथ किसके द्वारा लिखी गई है? सैमुअलसन द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखा है ना आपने, इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो कहाँ से पूछते हैं? यहीं से पूछ लेते हैं। तो एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। चलो 9वां प्रश्न देखो। किस लोक नृत्य में नर्तक या नर्तकी कदम तेजी से नहीं रखते, बल्कि अपने पैरों को भूमि पर कोमलता और मृदुता के साथ रखते हैं? तो किस उसमें? यहाँ पे आपको दिया गया उड़ीसी में, मोहिनी अट्टम में, मणिपुरी में या कथकली में। बहुत तेजी से अपने पैरों को नहीं रखते, आराम से पैरों को रखते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर मणिपुरी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें या बात समान है? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? अजंता एलोरा केव्स, सॉरी, अजंता और महाबलीपुरम की बात यहाँ पे की गई है। अजंता और महाबलीपुरम जो है एक ही समय में बिल्ड हुआ है, ये आपका गलत है, ठीक है। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपका गलत है। दोनों में शिलाकृत स्मारक है, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, ये आपका सही है। तो बी आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए, अजंता गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट में के एक सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा, मंदिर और मठ है। अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित है, जो अपनी भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं गया है जो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ूं यहाँ पर,
ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आपको पढ़ने का मन करे तो वीडियो में पढ़ लीजिए। बाद में दिया गया कि यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। देखिए, मैं व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ती हूँ ना, क्योंकि समय बर्बाद होगा। मैं चीजों को आपको बता ही देती हूँ ज्यादातर। अब यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीमबेटका शैल चित्रों में हाथी, हिरण और सांबर जैसे चित्रों को भी बनाया गया है। दूसरा दिया गया है, इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है। आपको पता है, जब हम भीमबेटका की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश प्रांत में है। मध्य प्रदेश प्रांत में रायसेन जिले में स्थित है ये ना। और यहाँ पर बहुत ढेर सारी पेंटिंग्स मिलती है, ये एकदम सही है, ठीक है। और उन पेंटिंग्स में आप देखेंगे हाथी, हिरण, सांबर सबके चित्र मिलते हैं। तो ये आपका सही है। यहाँ पर जो दिया गया है, इन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, ये आपका गलत है। यूनेस्को द्वारा 2003 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये आपका गलत है, पहला सही है, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्लास, एक और प्रश्न है। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है जो डैश के लिए जाना जाता है। तो बताइए किसके लिए जाना जाता है। तो अभी हमने बताया आपको ना, शैल वहां पे चित्र आपके बने हुए हैं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक शैल के लिए आपके फेमस है, ठीक है। सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रायसेन जिले में है भीमबेटका, ठीक है। आप देखेंगे भीमबेटका केव्स में बहुत ढेर सारी चित्रकारी बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं। यूनेस्को में इसे 2003 में नामित किया गया और इसकी खोज किसने की गई थी, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। वीएस वाकणकर का नाम आप याद रखिएगा। परीक्षा में अब ऐसे प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। प्लीज क्लास इसको जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं हम 12वां प्रश्न। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचयातन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। पंचयातन की बात यहाँ पे की गई है, तो पंचायत से मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला आपको दिया भी ऐसा है, कुछ किया है कि ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर रचना शैली, प्रशासनिक अधिकारी। तो पंचायतन दिया गया है, इसमें पंचायत का कोई भी रोल नहीं है। पंचायतन जानते क्या होता था, ये मंदिर रचना की शैली होती थी। सी आपका सही उत्तर है। कुछ इस तरीके की डिजाइन होती थी पंचयातन में, ठीक है। ये आपका जो मैंने मैप बनाया है ना, जिसमें कि मंडप होते थे, अर्ध मंडप होते थे, महामंडप होते थे, ठीक है, प्रदक्षिणा केंद्र होता था ये, तो उसको हम पंचायतन शैली कहते थे। मंदिर रचना की ये शैली हुआ करती थी, ठीक है क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचायत से मत कंफ्यूज होइएगा, फिर मैं बोल दे रही हूँ। 13 प्रश्न को अब देखते हैं। भारत से बाहर किस स्थान पर स्थित मंदिर से वहां पर प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ मिलता है, बर्मा, श्रीलंका, रोम या कंबोडिया। तो यहाँ पर आपको इसका उत्तर तो पता ही होगा। अगर हम देखें तो कंबोडिया इसका सही उत्तर है। कंबोडिया की जब हम बात करते हैं क्लास, तो कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट है वो विष्णु जी का मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में आपका बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है ये। चलिए किसके समय में बना था, सूर्यवर्मन द्वितीय के समय में बना था। अगला हम देखते हैं 14वां प्रश्न। यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। निवि दिया है, वास दिया है, अधिवास दिया है। निवि मतलब क्या होता था, कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चुनरी। तो निवि जो होते थे ना, वो आपके कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र होते थे। निवि याद रखिएगा, कमर के नीचे। तो ए का सेकंड दो जगह दिया गया है। वास की बात करेंगे तो कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को हम वास कहते थे। बी का फर्स्ट यहाँ दिया है। अधिवास की बात करेंगे तो ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चुनरी को अधिवास कहते थे, ठीक है। देखिए वास मतलब क्या है, यहाँ से क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा, जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में, ठीक है, और आपने इसको कभी नहीं सॉल्व किया है, निवि, वास, अधिवास का मतलब आपको नहीं पता है, मैं इस तरीके से मान के चल रही हूँ पेपर में। अब आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, तो आप किस तरीके से दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर वास दो जगह रिपीट है, ठीक है, रिपीट है ना। अब देखिए कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र और ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चुनरी।
तो मतलब बी और सी जो है वो 1 और 3 में कोई एक होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि बी और सी में 1 या 3 होगा, ठीक है। और बचा 2, तो भी तो आपका 2 हो जाएगा, डायरेक्ट आप गेस मार सकते हो। तो आपने क्या किया, इससे क्लास 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। अब ए और डी में आपको सही उत्तर पे आना है, तो अभी भी आप कर सकते हो। वास मतलब कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, तो हमने नीवी कर लिया है। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो है वो वास, और अधिवास ऊपर से ओढ़ी जाने वाली आधी वास की बात हम कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को गेस कर सकते हो परीक्षा में। और मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी स्टूडेंट को पूरे प्रश्न नहीं आते हैं, वो बहुत से क्वेश्चंस में ऐसे स्मार्ट गेसिंग करता है, जो कि आपको सीखनी पड़ेगी। और इसी को सीखने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाइए मॉक टेस्ट और सीखिए ये सब चीजें। ये आपका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सैंधव सभ्यता की पहचान हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी में स्थित है। हड़प्पा सैंधव नगरों से में सबसे बड़ा था, या फिर सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सैंधव सभ्यता की पहचान हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? 1921 में। ईयर जरूर याद रखिएगा क्लास, क्योंकि कालानुक्रम में जब आपसे बोलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को, तो आपको मदद मिलती है। तो 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। याद रखेंगे ना? चलिए, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। अगला हम देखते हैं 16वां प्रश्न। एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान पर 1400 ईस्वी पूर्व में मिले अभिलेखों में निम्न में से किस ऋग्वैदिक देवता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, बोला गया है। तो यहाँ पे अश्विन दिया है, सोम दिया, इंद्र दिया है, मित्र दिया है। तो बोगास कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है, आपको ये पता होगा, परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हैं, उस अवशेष में हमें इंद्र, मित्र, वरुण, अश्विन, इन देवताओं के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन सोम के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि बोला नॉट मेंशन, ठीक है। अगला देखते हैं 17। औरंगजेब के विषय में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जल्दी से मुझे बता दो। औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगाई थी। वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, और उसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे कम पुस्तकें लिखी गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा क्लास, जो औरंगजेब है वो खुद एक बहुत कुशल वीणा वादक था, लेकिन उसने संगीत पर पाबंदी लगाई थी। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, एकदम सही है। उसके समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे कम पुस्तकें लिखी गई थी, नहीं, उसके समय में सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई थी। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी में भूमध्य सागरीय प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलॉइड तथा अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। पिगोट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, बताइए। तो यहाँ पर दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी में भूमध्य सागरीय, पोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड तथा अल्पाइन प्रजातियां पाई जाती हैं, और पिगॉट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत समाज की जुड़वा राजधानियां कहा है। सी सही उत्तर है यहाँ पर। अगला देखते हैं 19। प्रसिद्ध धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो जल्दी से बता दीजिए, धमेक स्तूप कहाँ पर है? कहाँ पर है बताइए। मोह, नागौद में, सारनाथ वाराणसी में, भितरी गाजीपुर में, या फिर देवगढ़ झांसी में? तो ये आपका है कहाँ पर? सारनाथ वाराणसी में,
ठीक है, धमेक स्तूप। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में बोला गया है। बुसरा नागौर राजस्थान शिव मंदिर, टिगवा जबलपुर विष्णु मंदिर, देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर जो कि विष्णु जी को समर्पित है, सिरपुर महाराष्ट्र में लक्ष्मण मंदिर, उदयगिरी विदिशा में मंदिर विष्णु मंदिर, भीतरगांव कानपुर में ईटों का मंदिर, सारनाथ में धमेक स्तूप, ठीक है। भितरी जो है वो आपका कहाँ पर है, ईटों का मंदिर है जो कि गाजीपुर में है, और खो नागौद में शिव मंदिर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों का हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास 20वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में उल्लिखित 18 तीर्थों में शामिल नहीं है? तो बताइए कौन शामिल नहीं है? नायक, नागरक, दुर्गपाल या फिर शुल्काध्यक्ष? तो यहाँ पर देखिए क्लास, हम जब बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, तो आप सभी को पता है अर्थशास्त्र को लिखा किसने? कौटिल्य ने, ठीक है, चाणक्य ने जिनको हम कहते हैं। इन्होंने 18 तीर्थों की चर्चा की है, जिसमें जो अधिकतर स्थान है वहां पर महापात्र शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन कुछ जैसे मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, ठीक है, सेनापति, युवराज, प्रदेशता, नायक, तो यहाँ पर उन्होंने किन शब्द का प्रयोग नहीं किया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका शुल्काध्यक्ष की बात नहीं की है, डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, समाहर्ता की बात करेंगे, यहाँ पर मंत्री पुरोहित की, तो पुरोहित धर्माधिकारी होने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, सेनापति युद्ध का विभाग जो देखता है उसकी बात की गई है, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, नायक सेना का संचालक। तो ऐसे भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लास, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं देखा गया है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप रिवीजन के लिए कोई भी बुक ले रहे हैं तो आप देखते होंगे साइड में ब्लॉक बने रहते हैं और उन ब्लॉक्स में ये सब वर्ड्स दिए रहते हैं, तो आप उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। फिर स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि कहाँ से पूछा गया, बाद में देखा जाता है कि एक सिंपल सी किताब से। मैं आपको सच बता रही हूँ, यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो लोग यकीन नहीं मानते हैं कि लूसेंट में जो किनारे ऐसे ब्लॉक बना रहता है ना, वहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जिन लोग ने लूसेंट की बुक के किनारे जो एक एक दो लाइन के जो ब्लॉक्स में जो लिखे थे ना, पढ़ के गए थे, वो सॉल्व कर लेते हैं। तो उसको आप पढ़िए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडिवल हिस्ट्री है उसको पूरा आप नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको जब आप 10-12 बार पढ़ लेंगे, एक दिन एक पेज पढ़ेंगे, 2 पेज पढ़ेंगे, 3 पेज पढ़ेंगे, फिर उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार पढ़ेंगे, तो आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। और आपको तो बस टिक लगाना है ना, तो टिक तो आप लोग लगा ही लेंगे, बुद्धिमान लोग हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बहुत इंटेलिजेंट समझती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में पूरा समय चला जाएगा। लेकिन क्लास बताना जरूरी रहता है कि पढ़ाई का अप्रोच क्या होना चाहिए आपका, तो इसलिए याद रखा करिए ये सब। अच्छा, कर प्रणाली थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके के कर लगते थे, क्योंकि परीक्षा में देखा जा रहा है, पूछा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे मौर्य काल में समिति दी गई है, उसको देख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, अभी मैंने आपको बताया, जैसे सन्निधाता की हम बात करेंगे तो वो कोषाध्यक्ष होते हैं। नायक की बात अगर हम करेंगे तो वो आपके नगर रक्षक होते हैं, सेना का संचालन करते हैं। दंडपाल की हम बात करेंगे तो वो पुलिस का प्रधान होता है, ठीक है। अगर दुर्गपाल की हम बात करें तो दुर्गपाल दुर्ग की रक्षा करता है। यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर शुल्काध्यक्ष की बात नहीं की गई है। अंतपाल यहाँ पे नहीं लिखा है, अंतपाल भी एक शब्द है। अंतपाल जो है वो सीमा रक्षक है। अंत है ना, सीमा का अंत जहां हो रहा है बाउंड्री का, उसको हम अंतपाल कह रहे हैं, वो सीमा का रक्षा करता है, ठीक है। व्यवहारिका जो है वो प्रधान न्यायाधीश है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षा में अगर आपसे पूछ ले कि व्यवहारिका जो है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्लास, इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1-2 बार पढ़ेंगे, अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन गया तो आपको अच्छा रहेगा ना, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप अच्छे से सॉल्व करके आएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे को मिलेगी।
ठीक है। देखिए व्यवहारिका की बात करेंगे तो ये प्रधान न्यायाधीश होते थे, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया सन्निधाता आप याद रखेंगे, ये कोषाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नायक याद रखेंगे जो सेना का संचालक होते हैं या फिर जो नगर की रक्षा करते हैं वो होते हैं। दंडपाल अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं दंडपाल भी लिख देती हूँ। दंडपाल कौन होते थे? दंडपाल आपके पुलिस का प्रधान होते थे, जो पुलिस के प्रधान होते थे। दुर्गपाल की बात करेंगे, जो दुर्ग की रक्षा करते थे, किले की रक्षा करते थे, उनको हम दुर्गपाल कहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अंतपाल मैंने आपको बता दिया, जो बाउंड्री की रक्षा करते थे, जो सीमा की रक्षा करते थे, उनको हम अंतपाल कहते थे। ये सारी चीजें आपकी परीक्षा में पूछी गई है, हो सकता है फिर पूछ ले। और व्यवहारिका मैंने आपको बता दिया, ये प्रधान न्यायाधीश होते थे। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास अब हम। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखिए, अरे क्लास मैंने देखा नहीं, स्लाइड में देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो आपको मैं फिर बताऊंगी ये चीज, थोड़ा समय लूंगी आपका लेकिन बताऊंगी। ये चीज याद रखिएगा, जो ऊंचे अधिकारी होते थे ना उनको तीर्थ कहा जाता था। तो कभी भी परीक्षा में अगर आपको दे कि मौर्य काल में जो तीर्थ शब्द है वो मतलब किसी स्थान के लिए यूज किया गया जहाँ पे पूजा पाठ होती है, तो आप कहेंगे ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। ऐश्वर्या मैम ने बताया था तीर्थ शब्द जो है, जो उच्च अधिकारी हुआ करते थे, महापात्र हुआ करते थे, उनके लिए तीर्थ शब्द महापात्र या अमात्य का यूज किया गया है। तीर्थ मतलब ऊंचे अधिकारी, जो आपके हाई रैंक वाले ऑफिसर होते थे। यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे नागरिक याद रखिए, दुर्गपाल, अंतपाल, दंडपाल, ठीक है, ठीक है। व्यवहारिका मैंने आपको बताया ना, न्यायालय का अध्यक्ष, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्लास, इसको पढ़िएगा। व्यवहारिक की बात करेंगे तो राजमहलों का देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं 21वें प्रश्न को। 21वां प्रश्न देखिए, वेदों में उल्लेखित 4 आश्रमों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो चलिए बताइए कौन सा नहीं था? गुरुकुल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या फिर संन्यास आश्रम? तो पहले ब्रह्मचर्य होता था ना, फिर गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था। तो गुरुकुल आश्रम की तो बात की नहीं गई है। व्यक्तिगत संस्कार की जब हम बात करते हैं तो हमारे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, जिसमें आपका ब्रह्मचर्य होता था, ठीक है, गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था, संन्यास होता था, ठीक है, गुरुकुल नहीं होता था। तो ये ए आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि बोला गया नॉट। यहाँ पे देख लीजिए, व्यक्तिगत संस्कार के लिए जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में ही हम जाते थे गुरु के पास शिक्षा प्रदान करने, अरे शिक्षा प्रदान नहीं, शिक्षा लेने, क्षमा करिएगा, नहीं तो आप लोग अभी कहेंगे कि शिक्षा प्रदान नहीं मैम लेने, ठीक है, तो वो फ्लो में निकल गया आप लोग, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर गुप्त काल में उपरिकर था। उपरिकर मतलब क्या होता था बताइए? उपज का हिस्सा, नियमित राजस्व, स्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला कर या फिर अस्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला कर। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो उपरिकर जो था वो अस्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला कर था। डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भाग क्या था? उपज का हिस्सा था ना, जो उपज होती थी उसका कुछ हिस्सा किंग को दिया जाता था, जो राजा था, तो उपज का हिस्सा भाग। हिरण्य की बात करेंगे तो नगद रूप से वसूला जाने वाला कर था। प्रत्यय की बात करेंगे तो चुंगी। उद्रम स्थायी किसानों पर लगाए जाने वाले कर को हम क्या कहते थे? उद्रम कहते थे, ठीक है। और उपरिकर जो होता था वो अस्थायी किसानों पर लगाए जाने वाला कर था। याद रखिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। परेशान नहीं होना है किसी भी चीज को। लगता है कि मैम नहीं याद है, हो रहा है, तो 2-3 बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैम जब पढ़ा के क्लास खत्म करेंगी उसके बाद पढ़ लेना, रात में सोने के पहले पढ़ लेना, कल सुबह उठ के पढ़ लेना, फिर अगले दिन सोने के बाद पढ़ लेना, तो मतलब सोते समय पढ़ लेना, तो खुद ही याद हो जाएगा। जब कोई चीज हम 10 बार पढ़ लेते हैं ना खाली, तो दिमाग में बैठने लगता है। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं कि गाना चला दिया, कुछ कर दिया और हाँ मैम मैंने तो पढ़ा तब भी नहीं याद। अरे पढ़ने का मतलब 2 मिनट कंसंट्रेशन के साथ समय देके पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भोग की बात करेंगे तो राजा को हर दिन
फल फूल एवं सब्जियों के रूप में दिए जाने वाला कर को हम भोग कहते थे। ऐसे प्रणय कर की बात करेंगे तो ये ग्राम वासियों पर लगाए गया अनिवार्य या स्वेच्छा चंदा था। भूमि कर भोग का उल्लेख मनुस्मृति में भी हुआ है। इसी प्रकार के भेंट का नामक कर का उल्लेख हर्षचरित में भी हुआ है। हल दंड की बात करेंगे, यह कर हल पर लगता था, हल जिससे खेतों में जुताई की जाती ना, हल पे लगता था। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पर। निम्नलिखित चोल शासकों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो राजेंद्र, राजाराज, राजाधिराज, कुलोत्तम। तो बताइए, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले राजा राज प्रथम थे, ठीक है, फिर राजेंद्र प्रथम थे, फिर राजाधिराज थे, फिर कुलोत्तुंग था। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 ही होगा, ए आपका सही उत्तर है। चोल वंश की जब हम बात करते हैं तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, विजयालय थे, याद रखेंगे, याद रहेगा ना? ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक चोल शक्ति एवं साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो परातंग याद रखिएगा। मैं आपको व्याख्या में बताती हूँ। देखिए, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम और कुलोत्तुंग। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। पल्लव अधीनता में उरैयूर प्रदेश का शासक था। विजयालय की वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों तक शासन किया। विजयालय के पश्चात आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम ने क्रमशः शासन किया और चोल शक्ति एवं साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो कौन था? परांतक था। ठीक है, याद रखिएगा, विजयालय, परांतक। इसके पश्चात जो आए थे वो राजराज प्रथम थे। ठीक है, राजराज प्रथम ने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनसे उनका प्रदेश छीन लिया और पांडवों को पराजित कर मदुरा और कुर्ग में स्थित उर्गे अधिकृत कर लिया। राजराज ने सिंगल पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भागों को अपने राज में मिला दिया था। प्रश्न को अब हम देखते हैं। ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर एंड क्राफ्ट म्यूजियम इज एस्टैब्लिश इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या या फिर अमेठी। ABCD में से जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या है? वो है वाराणसी में। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को दीन दयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है। ये वाराणसी में स्थित है। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 25वां प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। तो बताइए, अकबर, मोहम्मद तुगलक, फिर इल्तुतमिश, फिर शेरशाह। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? अकबर। तो यहाँ पर आईने धसाला, तो ए का थर्ड 2 जगह दिया गया है। मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे तो आपको पता है मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रतीक मुद्रा चलाई गई थी ना, टोकन करेंसी जिसको कि हम कहते हैं। तो बी का आपका 4th हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश की हम बात करेंगे तो चहलगानी सिस्टम, तो सी का 2nd। और शेरशाह सड़के आजम, ये पता है आप सभी को, तो डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26वां। भारत का प्रथम स्वतंत्र तुर्क शासक कौन था? तो बताइए कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, बलबन था या फिर महमूद गजनबी था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, प्रथम तुर्किश रूलर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बी आपका सही उत्तर है। 27 देखते हैं। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो किसने स्वीकार नहीं की थी? आमेर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने या फिर बीकानेर ने? तो यहाँ पर आपको पता है कि मेवाड़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ के राजपूत शासकों ने मुगल सेना का सदैव विरोध किया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा।
सब डायरेक्ट प्रश्न है, कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं नहीं कर रही। महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? तो महाराष्ट्र का सबसे महान कवि कौन था? रामदास, तुकाराम, नामदेव या फिर एकनाथ? तो महाराष्ट्र के जो एक आपके महान कवि थे उनका नाम तुकाराम था, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पुणे में हुआ था। और ये अगर हम देखें, इन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी होगा, तुकाराम। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तुकाराम जहांगीर और शिवाजी के समकालीन थे। उन्हें बरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इनकी साहित्य कृति अभंगवाड़ी है। तुकाराम की दूसरी पत्नी का नाम जीजाबाई था। इन्हें महाराष्ट्र के कबीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर कभी पूछे कि महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे तुकाराम को, ठीक है। तुकाराम ने किस संप्रदाय की स्थापना की, या इनको किस संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है, तो आप बरकरी संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। अभंगवाड़ी किसके द्वारा लिखी है, या किसकी कृति है, तो तुकाराम का आप नाम बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो किसके द्वारा इसको आगे कंप्लीट किया गया था? तो बताइए। बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, फिर जोनराज एवं मेरुतुंग, या फिर जोनराज एवं शिवर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जोनराज एवं शिवर ने कल्हड़ की रजत तरंगिणी को आगे बढ़ाया था। और आपको पता है या इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में दिया गया है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंशी राजा था और हर्ष के सलाहकार थे, ये भी आप याद रखिएगा। किस वंश से ये बिलोंग करते थे? तो लोहार वंश, ये आपको याद रखना है। 30वां प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? ये तो हमने डिस्कस किया ना, का हत्या का प्रयास कब किया गया था। देखिए क्लास किसने किया था, मैंने इतनी बार आप लोगों को पढ़ा दिया है ना, कि अब यहाँ पर पूछा गया कि कब किया गया था, तो मैं किसने किया था। और मैं देख रही हूँ नीचे ईयर लिखा 908, 909, 970, 911। तो मैंने आपको क्या बताया था, जल्दी से बताओ। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किया था ना। और आपको पता है जब इन्होंने बम फेंका तो वो बम जो है किसी दूसरी की बोगी में जाके गिर गया, जिसके वजह से 2 औरतों की मृत्यु हो गई, ठीक है। कैनेडी थे, मिस्टर कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई और किंग्सफोर्ड बच गया। तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का नाम याद रखना है। और आपको पता ये भी है कि प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उनको एक बहुत ही कम उम्र में, ठीक है, फांसी दे दी गई थी। ये मात्र 18 या 19 वर्ष के थे। और यहाँ पर ये कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए है, ये हमने डिस्कस किया है कई बार। चलिए 31 देखते हैं। 8 अगस्त 1940 को लिंथगो ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निम्न में से किसने इसे दरवाजे में जंग लगी कील कहा है? तो किसने कहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? दरवाजे में जंग लगी कील कहा है जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। इसी तरीके से पूछा जाता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया? क्रिप्स मिशन को कहा गया। किसने कहा है? कमेंट बॉक्स में बताइए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा? रेड शर्ट, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। हिंट दे रही हूं मैं आपको। तो यहाँ पर याद रखिएगा अब्दुल गफर खान को। तो अब किस चीज के लिए? अंग्रेजों को निकालने के लिए पहले दिया गया है, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, स्वतंत्र फरूकिस्तान बनाने के लिए, फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए।
तो आपको पता है जब हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट की बात करते हैं, अब्दुल गफर खान की बात करते हैं, जिनको कि हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके मेंबर्स हुआ करते थे, जो स्वयंसेवक हुआ करते थे, वो लाल कुर्ती पहन के घूमते थे। इसी वजह से इस आंदोलन को हम लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। ये एक अहिंसक आंदोलन था। यहाँ पर इनका जो मेन पर्पस था वो था अंग्रेजों को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए व्याख्या एक बार पढ़ ले। उत्तरी पश्चिमी सीमा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में खान अब्दुल गफर खान, जिनको कि सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक नामक एक संगठन स्थापित किया, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। कि स्वयंसेवक लाल कुर्ती पहने होते थे। लाल कुर्ती आंदोलन विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था। कौमी आजादी के लिए इन्होंने कांग्रेस तथा गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया था। लाल कुर्ती दल ने गफर खान को पक्के अफगान की उपाधि दी थी और भारत ने 1987 में उन्हें भारत रत्न दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्बकाचार किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो बता दीजिए, यहाँ पे सनक संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय या फिर श्री संप्रदाय। तो निम्बकाचार जो थे वो आपके सनक संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जन्म अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु में बेल्लारी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ये आपका सही उत्तर है। और अगर आपसे पूछेगा ये किस उससे रिलेटेड है, द्वैता द्वैतवाद, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पुस्तक वाली भी चीजें आपके पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शेरे पंजाब द्वारा, पंजाब के सिंह द्वारा, जिनको का नाम क्या है? लाला लाजपत राय। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जब हम बात करते हैं केसरी मराठा की, तो किसके द्वारा लिखी गई है? वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। सब आपको याद होना चाहिए। 35वां प्रश्न, और मैं आपको बता दूं आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न नहीं है। अभी हम सेंसस से रिलेटेड 2-3 प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बोला है ना, सेंसस थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं ही आप लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन सेंसस का रोज रिवाइज करा दूं, जो पास्ट ईयर में पूछा गया है। तो हो सकता है टेस्ट के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लें। सही सोचा है कि नहीं मैंने? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। सही सोचा मैम ने कि नहीं सोचा? और आप लोग कौन सा टॉपिक चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा हम लोग कवर करें रोज टेस्ट में, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एकदम ये मत सोचिएगा कि क्या लिखने का मतलब है, मैम सुनती तो है नहीं। मैम सुनती है, मैम पढ़ती भी है। तो उसको बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि और क्या इंक्लूड किया जाए आपके टेस्ट में, मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 4 भागों में विभक्त थे। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? उपयुक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आपका जो पहला है, ब्रिटिश सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि थे वो मुख्यतः 4 नहीं, वो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थे, जिसमें आपके ब्रिटिश दल था। ब्रिटिश भारत में जो राजकुमार थे या उनके मतलब प्रतिनिधि थे, वो थे भारत के एक संगठन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मेनली सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, यहाँ पर भारत के वाइसरॉय, उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डार्विन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डार्विन ने, इसको इरविन करिए। ठीक है, ये इसको सही करिएगा क्लास। ठीक है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड इस बात पर सहमत हुए कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाएं स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है, इसलिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
किया जाना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर साइमन कमीशन की रिपोर्ट एवं संवैधानिक मुद्दों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। और आपको पता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, उसकी शुरुआत की थी, जिसके चलते उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। चलिए आगे अब हम देखते हैं सेंसस के क्वेश्चन। Which of the following cities in India has the lowest percentage of slum population as per 2011 census? निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहां पर है? तो बताइए कहां पर है? अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ या फिर बेंगलुरु? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है ABCD में से वो है ए। ठीक है, अहमदाबाद, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है, लगभग 4.49%। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रही हूँ। जयपुर में देखेंगे तो 10.62%, लखनऊ में 12.9% और बेंगलुरु में 8.39%। तो याद रखिएगा यहाँ पर सबसे कम अहमदाबाद में है। अगला हम देखते हैं, Which of the following state of India reported lowest percentage of urban population as per 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो बताइए सबसे कम कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। ये सही उत्तर है। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नगरीकृत राज्य की बात की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सबसे लोवेस्ट में है, फिर उसके बाद बिहार, ठीक है, 11.3, उड़ीसा 16.70, राजस्थान 24.9। ठीक है, और अगर हम देखेंगे भारत का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? गोवा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम देखेंगे उसको भी इंक्लूड करेंगे तो दिल्ली। ठीक है, गोवा में 62.2 और दिल्ली में 97.5%। अगला हम देखते हैं, Which of the following UT Union Territories of India has the lowest sex ratio as per census 2011? तो बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? चंडीगढ़, दमन एवं दीव, अंडमान निकोबार द्वीप या फिर लक्षद्वीप? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात जो है वो दमन एवं दीव में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार हम व्याख्या भी देख लेते हैं। क्लास ये बस आपको रिवीजन कराने के पर्पज से है। ठीक है, तो इसको जरूर देखते चलिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव में है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है। याद रखिएगा। जबकि चंडीगढ़ का जो लिंगानुपात है वो आपका 818 है। ठीक है, याद रखिएगा, या तो छोड़ भी सकते हैं आप, बस सबसे अधिक और सबसे कम याद रखिएगा। सर्वाधिक जो है वो पुडुचेरी में है और सबसे कम दमन एवं दीव में है। अगर हम देश के लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 है, ये भी याद रखिएगा। और देश में अगर हम सबसे न्यूनतम की बात करेंगे तो वो किस राज्य में है? हरियाणा में है, 879। अगला हम देखते हैं, एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया Which one of the following city of उत्तर प्रदेश is not million city? तो बताइए कौन सा मिलियन शहर में नहीं आता है उत्तर प्रदेश के? आगरा, मेरठ, प्रयागराज या फिर मुरादाबाद? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मुरादाबाद। ठीक है, डी। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो 7 मिलियन शहर है, कानपुर नगर, ठीक है, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है क्लास, बताइएगा ये डिसीजन सही है ना? लास्ट में सेंसस के क्वेश्चन कवर करने के या करंट के, या फिर देखिए अब क्रॉप से रिलेटेड ये प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा गया फसल से रिलेटेड, आरओ में पूछा जाता है। एक तरफ फसल दी है, एक तरफ आपको वीट दिए हैं, खरपतवार दिए हैं। गेहूं में बताइए फेलेरिस माइनर
पैडी में, धान में बथुआ, मटर में प्याजी और बरसिंग में कासनी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो धान में बथुआ रोग जो है वो आपका गलत है। ठीक है, याद रहेगा। भथुआ धान में नहीं लगता है, किसमें लगता है? गेहूं में लगता है। गेहूं में लगने वाला खरपतवार है, याद रखिएगा। बथुआ जो है वो गेहूं में लगने वाला खरपतवार है, ना कि धान में। अगला हम देखते हैं। यहाँ पर फसल दी गई है और मौसम दिए गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए मुझे। सूरजमुखी, खरबूजा, कपास, अलसी। तो सूरजमुखी जो है वो सारे मौसम में होता है, सभी मौसम में, तो A का 4th हो जाएगा, एक ही जगह दिया गया है। खरबूजा कब खाते हो? गर्मी में खाते हो ना, लेकिन गर्मी में किस समय खाते हो? तो ये आपकी एक जायद फसल है, मतलब खरबूजा बोया गया, बेच दिया गया, खत्म। ये नहीं कि आपको एक लंबा समय वेट करना पड़ रहा है। हम लोग बात करते हैं ना, जब रबी फसल की बात करते हैं तो अक्टूबर में इसको बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में। मार्च के समय इसकी क्या करते हैं? इसको काटा जाता है। और जब हम खरीफ की बात करते हैं तो इसको अगस्त के समय या जुलाई अगस्त के समय बोया जाता है और अक्टूबर में उसको काटा जाता है। ठीक है, काजोल और रूम से आप याद रख सकते हैं, वैसे आप लोगों को पता होगा ये, ज्यादातर स्टूडेंट को। ठीक है, तो खरबूज जो है वो आपकी जायद फसल है, तो B का 2nd हो गया। कपास की हम बात करेंगे तो ये खरीफ फसल है। ठीक है, और अलसी की हम बात करेंगे तो ये आपका रबी फसल है, जो कि सर्दी में अलसी खाया भी जाता है ना। अलसी के लड्डू खाओ, बहुत ओमेगा उसमें होता है, अब तो बहुत चला अलसी। चलिए अगला देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज द लोवेस्ट। तो कहां पर उत्तर प्रदेश के जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है? तो जल्दी से बता दीजिए। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर उन्नाव। तो ABCD में से आपका सही उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लेगा B होगा सही उत्तर। और अगर आपसे पूछ लेगा सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो आप गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे। B सही उत्तर है। तो चलिए क्लास, आज का टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया। आज का टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में मैम को बताएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है कमेंट बॉक्स में बताइए। आज सेंसस के क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए कवर किए गए, अभी आगे भी हम सेंसस के क्वेश्चन लेके रहेंगे। ठीक है, लेते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज होता रहे। फिर लास्ट में जाते जाते मैम अपनी बात रिपीट करेंगी। कोई कितना भी अच्छा पढ़ाए, लेकिन अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपका कुछ नहीं होगा। तो अपने पे भरोसा रखिए, शीशे के सामने खड़े होके बोला करिए कि मैं जरूर क्वालिफाई करूंगा या मैं जरूर क्वालिफाई करूंगी। और इसको बोलने के बाद चद्दर ओढ़ के सो नहीं जाना है। ठीक है, 5 बार शीशे के सामने खड़े होके ये बोलने के बाद कि मैं जरूर क्वालिफाई करूंगी, चद्दर को चपत के साइड में रखना है, किताबों को उठाना है और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मैटर कभी भी नहीं करता है। मैं बता दूं फिर से, आप एक दिन में कितना कवर कर रहे हो अपने सिलेबस को, ये मैटर करता है। अगर आप 1 घंटे में आप 10 मॉक टेस्ट लगा ले रहे हो, और वो भी अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस टिक लगा दिया मैम हो गया, ये लो हो गया, नहीं, एक ईमानदारी के साथ अगर आप 1 घंटे में अपने जो सिलेबस आपने टारगेट बनाया है एक अच्छा, उसको कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और 10 घंटे में भी अगर आप उस टारगेट को नहीं कंप्लीट कर पा रहे तो आपके 10 घंटे का भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ईमानदार आपको खुद के प्रति होना है, किसी और के प्रति नहीं होना। किसी दूसरे को दिखाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। अपना रोज टेस्ट लगाना है, PYQs लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है। जो आपको रिवीजन करना है जिन चैप्टर्स का, जिन सब्जेक्ट्स का, उसको 2-3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, करंट अफेयर क्लास आपको रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। अब आज मैं जून का करंट अफेयर पढ़ूंगी, कल जुलाई का पढ़ूंगी, अगस्त का पढ़ूंगी, जनवरी का पढ़ूंगी, फरवरी का पढ़ूंगी, ऐसे पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि अगस्त का भी 10 दिन तक अगस्त का ही पढ़ना है ना, जल्दी जल्दी। अब आपको रैपिड रिवीजन करना है, 2-3 बार रिवीजन करना है, और यही चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। ठीक है, सर्वे पढ़ने हैं आपको, सेंसस पढ़ना है,
मैं आपको डरा नहीं रही हूं, मैं आपको बता रही हूं कि अपने टाइम टेबल को इस तरीके से सेट करो और देखना कितने अच्छे से ये 1 महीने जाएगा आपका, और आपका प्रीलिम्स का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। बस ये 1 महीने अपने प्रति ईमानदार रहिएगा, अपने से कहिएगा कि हम कर लेंगे। और मॉक टेस्ट, PYQs, ठीक है, बार बार रिवीजन जरूर करिएगा क्लास। ऐसा मत करिएगा कि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए पूरी शाम लगा दीजिएगा, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं कि मैम एक सब्जेक्ट लिए पूरे शाम पढ़ते रहे 2 पन्ना बैठ के पढ़े ना, ऐसे नहीं होता। फिर आप कहिए कि मैम हम 24 घंटे पढ़ते थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नहीं होगा। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कल आपको ऑफिसर बनना, आपको क्विक डिसीजन लेना है। ठीक है, कल आपके सामने फाइल आएगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम 10 दिन बाद आपको बताएंगे, आपको तुरंत एट द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा। कभी आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई परेशानी आई तो आपको चीजें हैंडल करनी है, तो ये हैंडल करना चीज कहां से आप सीखेंगे? अपनी तैयारी के समय में ही सीखेंगे। तो अपने समय का सदुपयोग करिए, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए और पूरी ईमानदारी के साथ आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो धन्यवाद क्लास। इन सब चीजों के बीच में अपने हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मच्छर मत काटने दीजिएगा, बुखार उखार मत होने दीजिएगा, ज्यादा बाहर का खाना मत खाइएगा, साधारण भोजन करिए। ठीक है, कम भोजन करिए, पढ़ाई पे फोकस करिए, आलस को त्यागिए, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और अब मैं क्लास को एंड करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन खूब अच्छा जाए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम लोग उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।